हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। कंप्लीट रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज में हम इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन 38th बीपीएससी में जो पूछे हैं तब से लेकर 70वीं बीपीएससी तक में जो भी सवाल आए हैं उनके कंसेप्ट्स को समझेंगे और जो भी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको 71वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से अपडेट करके उसे भी जानेंगे। पहले दो पार्ट में हमने डिस्कस किया है नेचर एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद हमने नेशनल इनकम, फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। आज के सेशन में हम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट्स को समझते हुए अपडेटेड फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे 71वीं बीपीएससी के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हमें आगे डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन से साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया, औद्योगिक नीति संकल्प को कब अपनाया गया था। यहाँ पे जो आंसर है वो 1956 है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता दूं। जो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी लाया गया था वो 1948 में लाया गया था बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इसी पॉलिसी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ये संकल्प लेके आया गया 1956। और इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारा जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसी को हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। तो ये कंसेप्ट्स और फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट्स को जान लेते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है। तो जैसे ये जो इसका नाम है इस स्कीम का, वही इस चीज़ को रिवील भी कर रहा है। सबसे पहली बात, प्रोडक्शन यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ाना है और इससे जो एसोसिएटेड्स और भी हमारे आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फिर हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसे भी इंक्रीज़ करना है, यानी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बन रही है वो, उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा आपके इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए। तो अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना है तो सबसे पहले हमें कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कुछ सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको इंसेंटिवाइज किया गया है। ये स्कीम 2020 में लाया गया था 5 सालों के लिए और गवर्नमेंट फिर से 2025 से सोच रही है PLI 2.0 लाने के लिए। फिलहाल इसमें 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज स्केल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रोन है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, टेलीकॉम है। तो ऐसे करके हमारे 14 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है इस स्कीम के तहत। इसमें जो एप्लीकेंट्स यानी जो अप्लाई करेंगे इस स्कीम में, उनको मेजरली 3 हमारे कैटेगरीज में रखा गया है। वन इज़ ग्लोबल, अदर इज़ हाइब्रिड और तीसरा है डोमेस्टिक। और 4 to 6% इंसेंटिव्स किस बेसिस पे, आपका प्रोडक्शन और सेल्स कैसे इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 4 से 6% का इंसेंटिव देने की बात कर रही है। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑफर करता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये सही है। 2 कैटेगरीज हैं, ये गलत है, मैंने 3 बताया, यहाँ ग्लोबल और डोमेस्टिक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा हाइब्रिड भी है। फिर तीसरा कहता है
कि अप्रॉक्सीमेटली 8% का इंसेंटिव है, जो हमने डिस्कस किया 4 to 6% है, यानी 2 और 3 गलत है, और बाकी ये अलग अलग जो हमारे कैटेगरीज है वो है, तो ये ऑप्शन सही है। तो आंसर हमारा जो सही है वो होगा 1 और 4, बट क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट। आपको हमेशा क्वेश्चन के लैंग्वेज को यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये चेक कर लेना है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारा 2 और 3 होगा, तो ऑप्शन ए। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉर्फ इंटरप्राइजेज, बौने उद्यमों के बारे में एक क्वेश्चन है, टू एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले डॉर्फ इंटरप्राइज होता क्या है? एक तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नंबर के बेसिस पे है कि उसमें लेस देन 100 होंगे। दूसरा, इनका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है और जो ऑपरेशन है वो कम से कम 10 साल पुराना है, तभी आप इसको डॉर्फ इंटरप्राइज या बौने उद्यम कह सकते हैं। रीज़न बीइंग कि ये सारे इंटरप्राइजेस इतने दिनों से एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डॉर्फ इंटरप्राइजेस में आएंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 14 और 8% है। तो अभी का अगर जो रिसेंट डाटा अवेलेबल है, तो अगर आप देखोगे तो जो हमारे डॉर्फ इंटरप्राइजेस वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लगभग 50% को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे आप एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी की बात करो तो वो 14.1% और 8% उनकी प्रोडक्टिविटी है। यानी एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करते हैं सिर्फ 14%, जबकि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 50% अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर का, और उनकी प्रोडक्टिविटी मात्र 8% की है। तो अगर यहीं पे एक दूसरा भी हमारा आता है, लार्ज बट ओल्ड, यानी मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ प्लस मोर देन 10 ईयर्स। तो ऐसे इंटरप्राइजेस की अगर आप बात करेंगे तो बाई नंबर यानी जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उसमें सिर्फ 10.2% है, जबकि एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करते हैं 50% की। यानी इनका आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो इसका एक मेन पर्पस क्या है कि कोई भी कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है तो उसको ग्रो करना चाहिए, जब ग्रो करेगी तभी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, अन्यथा अपने देश के विकास में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बहुत मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी इन इंडिया 2017-18 में ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ ट्रिक है वो मैं बता दूं कि अगर दो चीज़ें हैं, एक टर्म है आपका ग्रोथ, दूसरा है ग्रोथ रेट, तो अभी तो यहाँ पे फैक्ट से पूछा है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट में दे दे कभी ऐसा कि देश की जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है या फिर जीडीपी के ग्रोथ रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ग्रोथ रेट आपका वैरी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपका ग्रोथ जो होगा वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करेगा जब तक कि आपका पिछले साल से यानी जो भी जीडीपी आपका जो एक्चुअल एस्टिमेट दिया गया है उससे जब तक कम प्रोडक्शन ना हो या फिर उसके प्राइसेस एकदम से कम ना चले जाए, तब तक ग्रोथ रेट आपका निगेटिव नहीं होगा। अन्यथा अगर ग्रोथ रेट भले ही ऊपर नीचे हो, अभी हम देखेंगे कैसे हमारा जो लास्ट 3 इयर्स का हम लोग चेक करेंगे कि ग्रोथ रेट ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी होगी। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि ग्रोथ मेंशन्ड है या ग्रोथ रेट मेंशन्ड है। तो अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 2021 में 9.69% से किया है। रीज़न बिंग कि उसके पहले हमारा कोविड था और उस वक्त लगभग -5 पॉइंट समथिंग से हमारा ग्रोथ रेट हुआ था, तो हमारा बेस बहुत कम था, इसलिए ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है 9.69% का। 2022 में अगर आप चेक करोगे तो वो 6.99% है, 23 में 8.15% है और 24 में 6.5% है। तो अब देखो ग्रोथ रेट तो वैरी कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। यहाँ पे देखो तो कम हुआ फिर बढ़ा फिर कम हुआ, तो ग्रोथ रेट में फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर आप ग्रोथ की बात करोगे तो वो कंसिस्टेंटली हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को बहुत माइन्यूटली बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो ओल्ड डेटा है, तो आप न्यू डेटा को नोट करके रख लीजिए। Which of the following institution releases index of industrial production to measure the achievement of industrial sector in India? भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, सबसे पहली बात कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है क्या।
जो अपने कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ग्रोथ कैसा है, उसके लिए एक इंडिकेटर लाया गया जिसको हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। उसमें हमारे 3 मेन सेक्टर्स हैं। एक हमारा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेक्टर है माइनिंग और तीसरा सेक्टर है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो हमारा इंडस्ट्री बेस है, जिसका हम आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज़ का, उसमें अगर सेक्टोरल कंपोजिशन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका 77.6% रहता है। माइनिंग का लगभग 14.3% है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 7.99% है। तो फिलहाल के लिए आप ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। इसके बाद इसी कंसेप्ट में एक और टर्म आता है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का। 8 कोर इंडस्ट्रीज़। अब कोर इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हुआ कि ये इंडस्ट्रीज़ ही हमारे जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके बेसिस पे हमारे देश में विकास यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है। ये अगर अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सारे इंडस्ट्रीज़ का बेहतर परफॉर्म करने के लिए ये 8 जो कोर इंडस्ट्रीज़ हमारे सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, इनका बेहतर परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो वो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से हैं? एक हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट है, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, फिर आपका नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइज़र। 1 2 3 और 5 8। तो ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं और इनमें भी अगर आप इनका वेटेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट का है और सबसे कम हमारा फर्टिलाइज़र का है। तो आपको पहला 3 और लास्ट याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर स्टील और जो सबसे लास्ट है वो फर्टिलाइज़र। इनका वेटेज है हमारा और इनका क्यूमुलेटिव अगर आप वेटेज देखोगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो वो लगभग 40% का, यानी 40 से थोड़ा ज़्यादा है, 40.27%। और जो ये हमारा इंडेक्सेस है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है, इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12। बेस ईयर अपडेट इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो रिसेंट मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो रिसेंट, जो मोस्ट रिसेंट आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए बेस ईयर को कुछ सालों में अपडेट करते रहते हैं। ठीक है? अब आता है अकॉर्डिंग टू एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। अभी हमारा जो इसमें अपडेटेड जो फैक्ट है आपको वो याद रखना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। एक्चुअली ये हमारा क्लासिफिकेशन है माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, और वो किस बेसिस पे है? 2 इसमें टर्म्स होते हैं। एक आपका होता है इन्वेस्टमेंट, आपके प्लांट्स और मशीनरीज में कितना इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा है टर्नओवर के बेसिस पे। ठीक है? ये दोनों क्राइटेरिया आपका अगर उस दिए हुए रेंज में लाई करता है तो उसी के करस्पॉन्डिंग वो आपका क्लासिफिकेशन होगा। तो अगर आप माइक्रो की बात करें तो उसका जो टर्नओवर है वो लेस देन 2.5% है। इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट है और एक टर्नओवर रखते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए टर्नओवर लेस देन 10 करोड़। फिर उसके बाद जो हमारा स्मॉल है लेस देन 25 करोड़, लेस देन ये आपका 100 करोड़, और जो मीडियम इंटरप्राइजेज है लेस देन 125 करोड़ और लेस देन 500 करोड़। तो पहला दोनों तो आपको याद रहेगा, सीधा इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर निकल जाएगा, और लास्ट वाले में आपका 5 टाइम्स है। ठीक है? यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 टाइम्स और यहाँ से यहाँ आना है तो 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एमएसएमई आज के टाइम पे जो इनका क्लासिफिकेशन है जो रिसेंट, वो ये है। तो इसके ऑप्शन को रहने देते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियली डिफाइंस माइक्रो इंटरप्राइजेस, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब मैच द फॉलोइंग है हमारा, ये अक्सर पूछता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके ईयर को याद रखें। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है हमारा, ये 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा 1964 में था। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आईसीआईसीआई बैंक है, ये हमारा 1955 में आया था। और बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, ये 1987 में। और जो नाबार्ड है हमारा, ये याद रखना है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये रीफिनेंस बैंक है, यानी ये बैंक्स को लोन देता है और फिर बैंक एंड कंज्यूमर को देती है। तो ये हमारा, ये भी 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ जापान? इसका सीधा सा आंसर है दिल्ली मुंबई। व्हेन वाज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एस्टैब्लिश्ड? ये हमारा 1956 है इसका आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का बेसिक पर्पस ही था कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना है, और मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है जो इसको फुलफिल करेगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमारा दिया हुआ है। यानी मेक इन इंडिया में के तहत मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए क्या होगा कि कितना ईजी कोई एक पर्सन अपने इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश कर सकता है और रन कर सकता है, इसके साथ साथ एग्जिट भी कर सकता है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपका तभी बेहतर होगा जितने अच्छे से आप मार्केट में इंटर कर लें और एग्जिट भी कर सकें। तो इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिस्कस करते हैं। टू रिमूव लैग्जिटी इन ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही में सुस्ती दूर करना, ये होगा। रिमूवल ऑफ रेड टेप, जो लेट लतीफ़ जो एटीट्यूड है उसको हटाना, रेड टेपिज्म को। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू मेक द प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल, यानी कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट है वो आपका जितना कम रहेगा उतना बेहतर आपका कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल मार्केट में रहेगा आपके प्रोडक्ट का। तो इसका आंसर मोर देन वन होगा, ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? तो जो बातें हमने मेक इन इंडिया के लिए किया वो चीज़ सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्वेश्चन में है नॉट। ये फिर से मैं कहूँगा इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो मेक इन इंडिया से हेल्प मिलेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इससे हेल्प मिलेगा, स्टार्टअप इंडिया से हेल्प मिलेगा, डिजिटल इंडिया से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। तो यानी इसमें कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर इज ई। फॉर व्हाट पर्पस हैज़ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम बीन स्टार्टेड फॉर द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो कंसेप्ट तो आपको पता ही है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जिस पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, और जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बाहर हैं वो है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चूँकि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट भी है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स का जो वेलफेयर है उसका ध्यान रखे। और काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयड हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे लिविंग कंडीशन की बात करें, चाहे उनकी इनकम जनरेशन की बात करें, या फिर ओवरऑल उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, तो उसको भी इंश्योर करना हमारे गवर्नमेंट का एक उत्तरदायित्व है। तो उसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स सरकार ने स्टार्ट की है? ओल्ड एज पेंशन भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। तो यानी ये सारे होंगे। आप देखते होंगे कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी अकाउंट्स खोले जा रहे हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू सबके अकाउंट में अलग अलग स्कीम्स के तहत पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डी। विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज वर्स्ट इफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? ये हमारा जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री है, क्योंकि जो भी जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट था वो हमारा अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है, वहाँ चला गया था। और कॉटन भी हमारा जो मिल्स थे इनिशियली वो पाकिस्तान की तरफ थे, तो इसलिए जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री। इन विच इंडस्ट्री आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन इंडिया? यहाँ के हिसाब से तो टेक्सटाइल ही है हमारा।
ओवरऑल जब सेक्टर की बात करेंगे तो अभी भी हमारा जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है 45.6% के करीब, लेकिन जीडीपी में कॉरस्पॉन्डिंगली बहुत कम है। तो यहाँ पे आंसर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। द ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, सेम कॉटन। विच वेयर आर मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज फाउंड इन तमिलनाडु, ये हमारा कोयम्बटूर है, और कोयम्बटूर को ही मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, ये याद रखना है आपको। कोयम्बटूर ही हमारा मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है। द रॉ मटेरियल ऑन विच कॉटन इंडस्ट्री डिपेंड्स आर, ये हमारा वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज हैं। देखो, जब भी हमारा रॉ मटेरियल को यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, तो किस तरीके से जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है, यानी एक रॉ मटेरियल है और ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये x और y मान लेते हैं। अगर x का वेट y से ज़्यादा है तो यहाँ पे वेट लूज़ हो रहा है, इसका मतलब वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। अगर ये x से बढ़ जा रहा है y तो वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, और ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, नाइदर वेट गेन नॉर लूज। तो आपको ये ध्यान रखना है। और कौन कौन से आते हैं इंडस्ट्रीज, इसका एग्जाम्पल कुछ आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो टिल द एंड ऑफ द 80s इन द लास्ट सेंचुरी, इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बेसिक एंड कैपिटल गुड्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, रिफ्लेक्टेड अ क्लियर ट्रेंड ऑफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज। ये हमारा स्टेटमेंट ए है, जो कि असर्शन है। रीज़न क्या बोलता है, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स डिक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि 80 के दशक में जो हमारा लास्ट सेंचुरी रहा है, उसमें हमारा जो बेसिक मूल और पूंजी वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया गया, ये बिल्कुल सही है कि एक हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में शिफ्ट आया था, जहाँ पे पहले हम कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे, अब हम शिफ्ट करके कहाँ की तरफ, बेसिक और कैपिटल गुड्स। देखो, कैपिटल गुड्स क्या होता है, या फिर जो पूंजी वस्तु है, इससे हम एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, यानी जिन गुड्स को यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं उन गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स का एडिशन जितना ज़्यादा इकोनॉमी में होगा, इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ते जा रही है। तो असर्शन तो सही है, बट ये रीज़न इसका रॉन्ग है, क्योंकि ये एक कैलकुलेटिव पॉलिसी डिसीजन था। डिमांड में कमी नहीं आई थी, बट इट वाज अ पॉलिसी डिसीजन टू ब्रिंग दैट चेंज इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू इन्हांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री। तो यही इसका मेन रीज़न है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। ए हमारा करेक्ट है, लेकिन रीज़न हमारा रॉन्ग है। व्हाट आर कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जैसे अभी आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टाइम पे समझाया कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाते हैं कि हमारा इंडस्ट्रीज बेस है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और इस बेस का जो वेटेज के तौर पे देखोगे तो जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो 40.27% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और कोर इंडस्ट्रीज़ का मतलब ही यही है कि ये जो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इनका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि ओवरऑल हमारा इंडस्ट्रियल बेस कैसा परफॉर्म करेगा। उसमें हमारे 8 जो सेक्टर्स है, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया आपके साथ, फिर से याद करा देता हूँ। रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। हमारा करेक्ट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फिनेंस इन इंडिया। ऊपर मैं आपको डिस्कस किया था कि जो नाबार्ड है वो हमारा बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए है एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, और ये एक रीफिनेंस बैंक है, यानी ये बैंक को लोन देती है, फिर बैंक फर्दर एक्सटेंड करती है लोन कंज्यूमर को। क्वेश्चन नंबर 72, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सब जानते हैं ये हमारा टर्सरी सेक्टर है, और एक ट्रेंड भी होता है, जैसे कोई कंट्री का इकोनॉमी अगर राइज करता है तो उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है। सबसे पहले जो
जब सबसे पहले जब देश अपना डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड रहता है, उस वक्त आप देखोगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन उस कंट्री का प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है। फिर उसके बाद सेकेंडरीज यानी इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेगा, फिर उसके बाद टर्सरी। और ये चीज़ें एक्चुअली लिंक्ड होती है, हमारा जो डेमोग्राफी है वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव कर रही है। तो जैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेगा, बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट का बेस भी वैसे ही चेंज होता जाता है। जब कोई अफ्लुएंट यानी जिसके पास पैसे आ जाते हैं तो उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, वो लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हैं, वो गाड़ियाँ खरीदेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर फिर उसी अकॉर्डिंगली राइज करेगा, यानी वो एक हमारा सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। फिर उसके बाद लोगों को लोन चाहिए होगा तो हमारे फिर टर्सरी सेक्टर भी ऐसे ही। फिर उसके बाद R&D जो हम करते हैं तो उसको हम क्वार्टिनरी सेक्टर भी कहते हैं। तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का इम्प्रूव होता जाता है, तो वैसे ही हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में वो भी चेंज होता जाता है। सो टर्सरी सेक्टर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अगेन ये हमारा सर्विसेज सेक्टर होगा। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द लास्ट डिकेड। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी हमारा टर्सरी सेक्टर में आया है। फिर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन नेशनल इनकम, ये बढ़ता ही जाता है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा, लोगों का इनकम उसी हिसाब से बदलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी हिसाब से बदलेगा, और जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगा कंजम्पशन पैटर्न आपका उसी हिसाब से बदलता है। और उस केस में ये कंसिस्टेंटली ये सेक्टर इम्प्रूव ही यानी मतलब ग्रोथ ही करता है, इसीलिए ये कीप्स इंक्रीजिंग इसका सही आंसर होगा। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर आने वाले सेशन में बाकी जो सेक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे और इसी पैटर्न पे करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम सेम पैटर्न पे PYQs को डिस्कस करेंगे, वहाँ से कंसेप्ट को समझेंगे, और जो फैक्ट्स 71वीं BPSC के लिए ज़रूरी है उसको वापस से हम अपडेट करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।